हेलो माय डियर स्टूडेंट, लर्न विद प्रोफेसर अमोल पाटिल। इस चैनल पे मैं प्रोफेसर अमोल पाटिल आप सबका स्वागत करता हूँ। आज संघर्ष बैच का जो कि पढ़ाता है आपको नीट जेई और सीईटी जैसे एंट्रेंस एग्जाम के बारे में, और वो लेक्चर नंबर हम लोग देख रहे हैं, लेक्चर नंबर 2 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। तो बच्चा लोग देखो, पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में है। तीनों भी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। ठीक है, आज हम लोग पेसिफिक रेजिस्टेंस को पूरी तरह से समझ के लेंगे। ठीक है, पेसिफिक रेजिस्टेंस होता क्या है उसके बारे में आज के क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगा। रेजिस्टेंस क्या होता है? जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। सपोज इलेक्ट्रिक करंट आना चाहता है, ये रेजिस्टेंस है आर, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन ऐसा किया जाता है। अभी देखो, करंट कब आएगा? जब हम लोग वोल्टेज लगाएंगे, एक टर्मिनल को पॉजिटिव करेंगे, एक टर्मिनल को निगेटिव करंट करेंगे। तो ये करंट को, आने वाले करंट को अपोज करने का काम कौन करता है? तो रेजिस्टेंस करता है। तो सबको समझ में आया रेजिस्टेंस का काम क्या है? करंट को रुकाना। ठीक है, तो बच्चा लोग देखो, ये जो रिलेशन है वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट का, ये एक ओहम नामक साइंटिस्ट ने दुनिया के सामने लाया। उस लॉ को हम लोग बोलते हैं ओहम्स लॉ। और ओहम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू आई आर। और इसमें से R का मतलब क्या होता है? R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। और फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखेंगे? R इज इक्वल टू V बाय I। तो ये R का फॉर्मूला हो गया। तो ओहम्स लॉ सबको पता होगा। 8th स्टैंडर्ड से लेके अभी तक हम लोग ओहम्स लॉ के बारे में ही पढ़ते आए हैं। ओहम्स लॉ में अभी देखो बेटा, R इज इक्वल टू, आर का यूनिट क्या रहेगा? आर का यूनिट क्या रहेगा? देखो, यूनिट देखेंगे तो पता चलेगा। यूनिट ऑफ आर, तो आर का यूनिट क्या है? जैसे कि वोल्टेज का यूनिट वोल्ट रहता है, अपॉन क्या आता है बोलो? एम्पियर। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं शॉर्ट पे? इसी को ओहम नाम से जाना जाता है। ओहम नाम के साइंटिस्ट का ही रेजिस्टेंस को यूनिट दे दिया। तो ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओहम मीटर, और उसी को हम लोग ओहम नाम से जानते हैं। ज्यादातर हम लोग ये वाला साइन उसके लिए ड्रॉ करते हैं। बेटा देखो, अभी मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस सब्सटेंस के अंदर ओहम्स लॉ प्रॉपरली काम करता है, उस सब्सटेंस को हम लोग ओहमिक सब्सटेंस कहलाते हैं। और जिसमें ओहम्स लॉ काम नहीं करेगा, उसको हम लोग नॉन ओहमिक सब्सटेंस नाम से जानते हैं। तो बेटा देखो, इसके लिए उस सब्सटेंस में वोल्टेज और करंट लगा देने का, क्या लगा देने का? वोल्टेज एंड करंट। इस एक्सिस पे वोल्टेज लगा दिया, इस एक्सिस पे करंट लगा दिया। और देखेंगे करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कैसे बढ़ रहा है वो हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। और सपोज वोल्टेज के साथ करंट भी बढ़ रहा है, इसका मतलब जो अपना स्लोप है, इस स्लोप को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या हो रहा है बोलो बेटा? वोल्टेज भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है। जब आपको पता चल रहा है वोल्टेज भी बढ़ रहा है, करंट भी बढ़ रहा है, तब उसका जो आने वाला रेजिस्टेंस है वो कैसा रेजिस्टेंस रहेगा? पॉजिटिव रेजिस्टेंस। कहने का मतलब सबको समझ में आया। स्लोप टूवर्ड्स इंक्रीज है, यानी कि करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज भी बढ़ेगा, तो आने वाला रेजिस्टेंस पॉजिटिव रेजिस्टेंस नाम से हम लोग जान सकते हैं। जब सपोज ये जो ग्राफ जिस सब्सटेंस में आपको दिखाई देगा, उस सब्सटेंस को हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे? ओहमिक सब्सटेंस। ठीक है, और बेटा जिसमें ये दिखेगा नहीं प्रॉपर, फॉर एग्जांपल आपको ये जो है ना ऐसा कुछ दिखाई दिया, तो हमारा ये नॉन ओहमिक सब्सटेंस हो जाएगा। कोई सब्सटेंस में आपको वोल्टेज को, करंट को, आप लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं और करंट ऐसा कुछ नाटक कर रहा है, तो उसको हम लोग कौन सा सब्सटेंस बोलेंगे? नॉन ओहमिक सब्सटेंस। नॉन ओहमिक सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, नॉन ओहमिक सब्सटेंस। इसमें जब हम लोग बात करते हैं बेटा, इसमें क्या होता है? पहले बढ़ता है तो अपना क्या आएगा बोलो? पॉजिटिव रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, और इधर कम हो रहा है तो निगेटिव रेजिस्टेंस आएगा। सबको समझ में आया? जब वोल्टेज के साथ करंट बढ़ेगा तो पॉजिटिव रेजिस्टेंस, वोल्टेज के साथ करंट कम होगा तो निगेटिव रेजिस्टेंस। ये ध्यान देना बेटा।
ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे डिस्चार्ज ट्यूब। अभी ये डिस्चार्ज ट्यूब जो है ना आजकल आपको दिखाई नहीं देती है, मगर ये डिस्चार्ज ट्यूब होता क्या है बेटा, मैं क्या बताता हूँ। ये डिस्चार्ज ट्यूब है ना, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में हम लोग डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में पढ़ेंगे, तब अभी सिर्फ मैं आपको इसका नाम बता के रखता हूँ डिस्चार्ज ट्यूब। ये डिस्चार्ज ट्यूब में ना वोल्टेज और करंट का रिलेशन है ना इस प्रकार से आता है। सपोज ये वोल्टेज है और इधर करंट है, इसमें रिलेशन कैसे आएगा, इस प्रकार से आता है कुछ तो। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, वोल्टेज और करंट में इस प्रकार का रिलेशन आया तो ये क्या होगा, तो नॉन ओहमिक सब्सटेंस होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा, जिसमें इस प्रकार का रिलेशन दिखेगा उसको ओहमिक, और जिसमें ऐसा कुछ भी दिखेगा उसको नॉन ओहमिक सब्सटेंस कहलाते हैं। तो सबको समझ में आया ओहमिक कंडक्टर क्या होता है और नॉन ओहमिक कंडक्टर क्या होता है। चलो हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी हम लोग एंट्रेंस में पूछे गए क्वेश्चन इसके ऊपर के डिसाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर अभी हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट देखने के पहले ही ओहम्स लॉ के ऊपर हमें दो क्वेश्चन पूछे हैं। एक है 1990s में, ठीक है, ये नीट का सॉरी एक AIPMT का क्वेश्चन है बेटा। रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब नॉन ओहमिक, ओहमिक और जीरो और बोथ। ओके, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है डिस्चार्ज ट्यूब हमें कैसे नाटक करवा के दिखाता है, मैंने आपको बताया था। ये डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है, इधर से लेके यानी कि शुरुआत उसका ऐसा होएगा, बाद में एकदम स्पाइक ऊपर जाके। तो मुझे बताओ इस डिस्चार्ज ट्यूब में जब हम लोग बात करेंगे, इसमें रहेगा V और इसमें रहेगा V रहेगा इधर और I रहेगा इधर, ठीक है। तो मुझे बताना बेटा ये इसमें कितने रेजिस्टेंस आ रहे हैं, दो। इसका मतलब आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं बेटा इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इसमें पॉजिटिव रेजिस्टेंस भी है, निगेटिव रेजिस्टेंस, पॉजिटिव रेजिस्टेंस, निगेटिव रेजिस्टेंस, यानी कि दोनों प्रकार के रेजिस्टेंस अस्तित्व में है। इसका मतलब ये ओहमिक आएगा कि नॉन ओहमिक आएगा, तो नॉन ओहमिक रेजिस्टेंस हो जाएगा, बिकॉज क्या होता है उसमें दोनों भी रेजिस्टेंस है। ओहमिक में सिर्फ हम लोग को पॉजिटिव रेजिस्टेंस नजर आता है, इसमें क्या होता है नॉन ओहमिक हो जाएगा। सबको समझ में आया होगा। तो डिस्चार्ज ट्यूब का रेजिस्टेंस नॉन ओहमिक होता है बिकॉज उसमें दोनों भी रेजिस्टेंस आते हैं। बेटा देखो अभी ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज आइडेंटिफाई निगेटिव रेजिस्टेंस 1997 में क्वेश्चन पूछा था। इधर वोल्टेज दिया है, इधर करंट दिया है बेटा। तो आप लोग इधर ऑब्जर्व कर सकते हैं इसमें पॉजिटिव रेजिस्टेंस, ठीक है, आंखों से देख सकते हैं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला है निगेटिव रेजिस्टेंस किधर आएगा, सिंपल है बेटा, ये कौन सा ए से बी क्या है, ए से बी क्या है, बोलो बेटा पॉजिटिव रेजिस्टेंस, क्लियर। उसके बाद सी से डी क्या है, बोलो निगेटिव रेजिस्टेंस, सबको समझा। तो निगेटिव रेजिस्टेंस, पॉजिटिव रेजिस्टेंस उतरेगा तो निगेटिव रेजिस्टेंस, तो बच्चा लोग निगेटिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, CD। इस प्रकार से मैंने आपको ओहम्स लॉ के ऊपर बेस्ट दो क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमें एंट्रेंस में पूछे जाते, सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अभी देखो बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। कोई भी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, मगर सेम सब्सटेंस रहेगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग को इसी का पूरा एक्सप्लेनेशन देखना है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मटेरियल का सेम मटेरियल रहेगा, इधर भी कॉपर रहेगा, इधर भी कॉपर रहेगा, दोनों भी कॉपर रहेंगे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज नहीं रहेगा, ठीक है। मगर रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है, रेजिस्टेंस अलग अलग पैरामीटर के ऊपर डिपेंड रहता है। उसी के बारे में आज के क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, समझ के लेना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस कैसा होता है और किसके किसके ऊपर डिपेंड रहता है, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट क्यों रहता है। सुनो, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर
यू नो दैट बेटा ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर का लेंथ एल है जो आप लोग के सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूं, जिस लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ए का मतलब क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन, ठीक है। उसके बाद बेटा जब हम लोग ने रेजिस्टेंस देखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देखा है, स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, ओके, इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, इलेक्ट्रॉन मूव करना चालू करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, उसमें रिलैक्सेशन टाइम भी आता है एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये सब चीजें हैं। तो बेटा देखो ये रेजिस्टेंस है ना, सबके ऊपर डिपेंड होता है, लेंथ के ऊपर डिपेंड रहता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के ऊपर डिपेंड रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड रहता है, रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड रहता है, जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था, व्हाट इज मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम। तो बेटा देखो उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट आपको बताऊंगा, ठीक है, क्या लिखेंगे बोलो, एमएलए ही नेता है, एकदम सिंपल वाला स्टेटमेंट। कैसा है देखो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जानना है तो वो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे बोलो, इधर क्या लिखेंगे, एम एल ए, जानते हो एमएलए साहब को, अरे एमएलए साहब को जानते हैं ना, वही नेता लोग, जैसे पॉलिटिक्स में जाते हैं तो जैसे कि स्टेट पॉलिटिक्स में जाते हैं तो एमएलए बनता है, देखो उसमें एक जन, ठीक है, तो एमएलए ही नेता होता है हमारा, तो एमएलए ही नेता है, नेता स्क्वायर, ठीक है, नीचे नेता लिखा, ऊपर एमएलए, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, देखो थोड़ा सा याद रखने के लिए मैंने बोला है एमएलए ही नेता है, तो कहने का मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एल, लेंथ ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एम का मतलब होता है मास ऑफ कंडक्टर, ठीक है, इधर क्या होता है, एन का मतलब नंबर ऑफ क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद ई का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। टाउ का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, और ए का मतलब एरिया, एल का मतलब लेंथ, ये सब लिखा है, तो वही फॉर्मूला, तो R इज इक्वल टू ए एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन स्क्वायर टी ए, और इधर क्या लिखा, एमएलए ही नेता है। तो इसमें से ये वाला जो कांस्टेंट पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, ओके, और वही कांस्टेंट पार्ट क्या रहता है बोलो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या शॉर्ट में उसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी, क्या बोलेंगे बेटा, रेजिस्टिविटी शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, इधर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का ये डिनोशन हम लोग ऐसा करेंगे, एम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई टाउ, टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। तो बच्चा लोग देखो कांस्टेंट कौन होता है, अभी मैंने बोला मटेरियल अलग अलग रहेगा तो भी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मटेरियल सेम रहेगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा, और लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग रहेगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, ये सेम होता है, और उसके कारण आने वाला एल एम उसमें ऐड हो जाता है, उसके कारण क्या होता है देखो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी, रेजिस्टेंस चेंज होता है। तो सबको समझ में आया होगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये सब चीजों के ऊपर डिपेंड होता है। तो बेटा देखो एकदम सिंपल में देखा जाए तो ये थोड़ा मैंने टफ लैंग्वेज में बता दिया रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट, ओके। अभी देखो मैं उसको एकदम शॉर्ट में कन्वर्ट करता हूं, देखो इधर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस ये किसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है, देखो मैंने आपको, सुनो, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी अभी हम लोग ने देखा था R इज इक्वल टू क्या लेते हैं, रो L बाय ए, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ओके, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये क्या रहेगा देखो बेटा, कांस्टेंट होता है मटेरियल के लिए,
ओके और इसमें रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड रहता है, लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का सर फॉर्मूला कैसे बनेगा, सिंपल है पेसिफिक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। देखो बेटा पेसिफिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल टू आर, इधर जाएगा तो क्या लिखेंगे आर ए बाय क्या लिखेंगे एल। तो बच्चा लोग देखो इधर पेसिफिक रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर ए बाय एल इस फॉर्मूला से डिनोट करते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम रहता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, तो बेटा इसको कैंसल करके क्या आएगा ओहम मीटर। इस प्रकार से हम लोग उसको बना सकते हैं। सबको क्लियर हो गया। तो बेटा देखो इसमें हम लोग इस प्रकार से पेसिफिक रेजिस्टेंस को लिख सकते हैं। पेसिफिक रेजिस्टेंस का और एक रिलेशन हम लोग रेजिस्टेंस का हम लोग और एक रिलेशन देख सकते हैं, एकदम इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताता हूं, ठीक है। सुनो, ये तो एल और एम का तो मैंने रिलेशन बता दिया, ठीक है, एल और ए का रिलेशन तो मैंने रेजिस्टेंस के साथ बता दिया। अभी बच्चा लोग देखो इधर ये तो आपको समझ में आया होगा। अभी बच्चा लोग देखो मास के ऊपर रेजिस्टेंस कैसे डिपेंड करता है, देखो इधर रेजिस्टेंस है, ठीक है, और रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो और इधर डी। रो का मतलब क्या होता है बोलो, रो का मतलब पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, पेसिफिक रेजिस्टेंस। और इधर डेल्टा का मतलब क्या होता है, डेंसिटी। और बच्चा लोग एल बाय एम, एल स्क्वायर बाय एम, ये अपने को फॉर्मूला मिलेगा बेटा, एकदम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से देखो इधर पेसिफिक रेजिस्टेंस और डेंसिटी ऑफ रॉड, पेसिफिक रेजिस्टेंस और डेंसिटी ऑफ रॉड ये दोनों भी क्या होता है कांस्टेंट, ये दोनों भी क्या है बोलो बेटा कांस्टेंट। तो हमें नया रिलेशन मिलता है, R is directly proportional to L square and R is inversely proportional to mass। तो सबको समझ में आया। तो R के लिए हम लोग लिखेंगे L बाय एम, एल स्क्वायर बाय एम। तो ये आपको रिलेशन नया मिल गया। अभी तक हम लोग एक ही रिलेशन पे लगे पड़े थे, R इज इक्वल टू रो एल बाय ए। हम लोग एंट्रेंस के लिए और एक रिलेशन देखने वाले हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर अपॉन एम। इधर एम का मतलब होता है बेटा मास, ठीक है, सबको समझ में आया होगा। तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और इसके ऊपर के नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2004 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर दिया है, लेंथ एंड रेडियस आर डबल बोला है। तो बेटा देखो जरा दिमाग लगाएंगे, रेजिस्टेंस ऑफ वायर आर, लेंथ एंड रेडियस डबल बोला है, ठीक है, कुछ टेंशन नहीं है। ये पहले अपना क्या था बोलो, लेंथ था, और इसका जो रेडियस जो है वो आर था, ठीक है, ये रेडियस कितना था आर था, ठीक है। अभी इसमें क्या कर दिया, देखो इसमें उन्होंने रेडियस है ना बढ़ा दिया, रेडियस क्या कर दिया बढ़ा दिया। तो रेडियस बढ़ाएंगे तो कितना हो गया बोलो बेटा 2r, ठीक है, और लेंथ भी डबल कर दिया यानी कि 2l कर दिया। तो बेटा अभी में r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l बाय a का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई r स्क्वायर। इधर हम लोग क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे r1, इधर लिखेंगे l1, ठीक है, और इधर L2 लिखेंगे और इधर क्या लिखेंगे R2, ठीक है। रिलेशन हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। तो रेजिस्टेंस R1 लिखा और इधर रेजिस्टेंस R2, आपको निकालना है R2 का वैल्यू, ठीक है, R2 का वैल्यू। या R1 का वैल्यू ऑलरेडी हमें निकालने की जरूरत नहीं, वो तो R ही है, ठीक है। R1 इज इक्वल टू हमें क्या दिया है R2 का वैल्यू निकालना है, तो इधर R1 लिखेंगे। अभी क्या करेंगे देखो, नेक्स्ट R2 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L टू पाई आर स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। लेंथ के बारे में भी बताया है तो L1 लिखेंगे, ओके, और इधर क्या लिखेंगे L2। तो दोनों का रिलेशन हम लोग एक दूसरे के साथ लगवा डालेंगे, दोनों का रिलेशन। चलो, तो हमें R2 चाहिए तो R2 अपॉन R1 करेंगे। तो इधर L2 अपॉन क्या हो जाएगा पाई R2 का स्क्वायर, L1 पाई R1 का स्क्वायर।
पाई पाई गेट कैंसल, तो बेटा इधर लिखेंगे R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 अपॉन क्या लिखेंगे L1, और इधर आएगा अभी ये उल्टा हो जाएगा R1 का स्क्वायर अपॉन R2 का स्क्वायर। L2 का वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L2, जल्दी बेटा बोलना है। L2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा अपॉन में L, और इधर पाई R1 का वैल्यू क्या होने वाला है, इधर R होगा और इधर 2R होगा, तो दोनों का हम लोग स्क्वायर करेंगे। L गेट कैंसल, R गेट कैंसल, हम लोग क्या लिखेंगे R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू, इधर आएगा 2 बेटा, 2 तो बाहर आने वाला है, अभी क्या लिखेंगे 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो बेटा इधर 2 आएगा 1 अपॉन 4 लिखेंगे, इधर 2 लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखते हैं 1 अपॉन 2, इधर R2 और इधर R1 आएगा। सबको समझ में आया होगा, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं R2 इज इक्वल टू R/2, R2 इज इक्वल टू R/2, इधर ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि सर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का क्या रहेगा सेम, उसका लेंथ एरिया कुछ भी हो जाए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या रहेगा सेम, तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा अपना बी। तो इस प्रकार से हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन एक बार अच्छे से देख लेना, यदि किसी को समझा नहीं रहेगा तो आप लोग फिर से वापस देख सकते हैं। यदि आपको हमारा स्पीड स्लो लगता होगा तो डोंट टेक टेंशन, वीडियो को 2x में डाल दो या 1.5x में डाल दो, आपको फटाफट नए नए कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। सबको समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। तो बच्चा लोग देखो, अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखने वाले, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर आर दिया है, तो बेटा आप लोग देख सकते हैं, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर एल दिया है। ठीक है, और सॉरी लेंथ एल दिया है, और उन्होंने क्या बोला है रेजिस्टेंस आर दिया है। ठीक है, R1 इज इक्वल टू आर है वो। ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू आर। ठीक है, और मेल्टेड किया और स्ट्रेच इन एन टाइम्स ऑफ लेंथ, पहले लेंथ L1 इज इक्वल टू L था, बाद में उसको मेल्ट करके हम लोग ने स्ट्रेच कर दिया, तो फिर उसका जो लेंथ है ना बेटा L2 इज इक्वल टू 2NL1 हो गया, यानी कि इसके n टाइम्स हम लोग ने बढ़ा दिया। पहले कितना था बोलो बेटा L2 था, अभी क्या किया NL1 किया, L1 था बाद में NL1 किया। देखो बेटा अभी रेजिस्टेंस जो है इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो बच्चा लोग देखो इसके साथ एरिया भी चेंज होगा, इसके साथ एरिया भी चेंज होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जो वैल्यू है ना वो भी चेंज होगी। मगर बच्चा लोग मैं आपको एक रिलेशन इधर यूज करने के लिए बोलेगा, वो रिलेशन क्या है, R इज इक्वल टू √d(L²/m), बिकॉज क्या है देखो बेटा एकदम सिंपल सी पॉइंट है इधर, इसका नाम मास चेंज नहीं होगा, इसमें देखो मास भी चेंज नहीं होगा, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगा, रेजिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज हो रहा है लेंथ। तो बच्चा लोग ये वाला रिलेशन हम लोग लगाएंगे, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L²। तो अभी R2 निकालना है तो मैं रिलेशन लिखता हूं, R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू L2 का स्क्वायर अपॉन L1 का स्क्वायर। बेटा देखो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, R2 के जगह पे R2 लिखेंगे, इधर R लिखेंगे, और L2 के जगह पे क्या लिखना है NL1 का स्क्वायर, और इधर L1 का स्क्वायर n स्क्वायर L1 स्क्वायर, और इधर L1 का स्क्वायर, L1 गेट कैंसल, देन R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर इंटू क्या हो गया R। तो कहने का मतलब क्या है, इस प्रकार से n स्क्वायर R, ये फॉर्मूला से हम लोग ने इस एमसीक्यूज को सॉल्व किया है नीट 2017 के। तो R2 इज इक्वल टू n स्क्वायर R। तो बच्चा लोग सबको समझ में आया, एकदम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं आपको फॉर्मूला देता हूं इस लेंथ वाले सम के लिए, R न्यू इज इक्वल टू n स्क्वायर R ओरिजिनल, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, काम खत्म।
समझा मैंने क्या बोला? आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओरिजिनल। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। इसमें देखो बेटा क्या क्या कांस्टेंट था, डेंसिटी मास तो चेंज नहीं होगा, और बच्चा लोग इधर देखो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं होगा, ये सब कांस्टेंट है। इसके लिए मैंने ये रिलेशन का इस्तेमाल किया। ये करने की भी जरूरत नहीं है, इतना सिर्फ शॉर्टकट आप लोग ये कर सकते हैं। अभी ये शॉर्टकट को कैसे इस्तेमाल करने का वो मैं बताता हूं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। नीट 2013 में वायर ऑफ रेजिस्टेंस कितना दिया है, देखो वायर ऑफ रेजिस्टेंस दिया है, इधर दिया है रेजिस्टेंस R1 इज इक्वल टू 4 ओहम, स्ट्रेच टू इट ट्वाइस ऑफ ओरिजिनल लेंथ, यानी कि पहले उसका लेंथ L1 इज इक्वल टू L था, अभी उसका लेंथ क्या किया, ओरिजिनल से डबल कर दिया, यानी कि L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L1, L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L1। देन ओरिजिनल लेंथ का ओके इधर R2 का वैल्यू कितना रहेगा, तो बेटा ध्यान देना इसमें कितना टाइम्स बढ़ाया है, L2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स L1, यानी कि n का वैल्यू कितना है, बोलो बेटा 2। अभी मैंने आपको शॉर्टकट दिया था, बराबर, शॉर्टकट क्या दिया था, आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर आर ओरिजिनल। तो आर न्यू का वैल्यू निकालना है, आर एन का वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, आर ओरिजिनल का वैल्यू कितना है, ओरिजिनल कितना है बोलो बेटा 4, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 4, फाइनल आंसर आर न्यू कितना आया बोलो 16, आर न्यू कितना आया 16 ओहम। ऑप्शन नंबर आएगा बेटा बी। इस प्रकार से हम लोग इजीली सॉल्व करते हैं। यदि आपको ये मेथड से नहीं सॉल्व करना है तो इसके पहले वाले सम का मेथड आप लगाओ, ठीक है। ये समझ में आया शॉर्टकट इधर कैसा है, शॉर्टकट आर न्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर अपॉन आर ओरिजिनल, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलो अभी हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व 2008 के एंट्रेंस का क्वेश्चन है, वायर ऑफ सर्टेन मटेरियल स्ट्रेच बाय स्लोली stretch slowly by 10% and its original length, then new resistance and specific resistance। तो बेटा मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, यानी कि एक तो ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम ही रहेगा, मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम ही रहता है, ठीक है। अभी हम लोग को ढूंढना है ये और ये, तो डेफिनेटली ऑप्शन अभी नहीं किया तो भी मैं डी बोलेगा, क्योंकि लेंथ चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली वैल्यू भी चेंज होएगा। ऑप्शन नंबर डी फिक्स है, तो भी हम लोग करेंगे। बेटा देखो इधर क्या किया है, इधर कितना L1, ओके L1 है, तो L1 को हमने परसेंटेज में दिया है, बराबर, तो हम लोग को इधर लेना पड़ेगा 100%। और बेटा उन्होंने कितना बढ़ाया है बोलो, ओके इंग्लिश आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। स्लोली बाय 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 कितना परसेंट, 10%। तो बेटा L2 इज इक्वल टू 100% इंटू प्लस क्या लिखेंगे 10%, L2 इज इक्वल टू 110%, L2 इज इक्वल टू 110%। तो बेटा L1 इज इक्वल टू 100%, L2 इज इक्वल टू 110%। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें कितना परसेंट से बढ़ोतरी हुआ है वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए L2 अपॉन क्या करेंगे L1, L2 अपॉन L1, L2 110% है और इधर 100% है, तो परसेंट का साइन निकाल दिया, जीरो निकाल दिया। L2 और L1 में कितना आया बोलो, इधर डिवाइड करेंगे 1.1 हो गया, ठीक है। तो L2 इज इक्वल टू 1.1, इधर आएगा L1, तो कहने का मतलब क्या होता है, इसमें n होगा, समझा सबको। तो अभी देखो n का वैल्यू 1.1 आया, ठीक है। अभी अपना ओरिजिनल रेजिस्टेंस ओके आर न्यू इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, एन स्क्वायर आर ओरिजिनल, एन का वैल्यू क्या है, कितना है एन का वैल्यू 1.1 का स्क्वायर, आर ओरिजिनल क्या लिखते हैं, आर ओरिजिनल में आर लिखेंगे, तो बेटा इधर 1.1 का यानी कि 11 का स्क्वायर कितना आता है
वन, ओके 1 to 1, अभी डेसिमल पॉइंट 2 से शिफ्ट होगा तो आर का वैल्यू कितना होगा बोलो 1.1। आर न्यू इज इक्वल टू क्या होने वाला है 1.21, इतना होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया डी। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम रहेगा, रेजिस्टेंस चेंज होने वाला है। इस प्रकार से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अपने शॉर्टकट्स का यूज करके। तो बच्चा लोग ये लेक्चर्स आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताना। और ऐसे ही अलग अलग वीडियोस लेके हम लोग आने वाले। आज मैंने पेसिफिक रेजिस्टेंस पूरा कंप्लीट किया है, सब क्वेश्चन पेसिफिक रेजिस्टेंस के कवर हो गए हैं। ऐसे ही ये चैनल के वीडियो आपको अच्छे लगते रहेंगे तो डेफिनेटली अपने दोस्तों को भी शेयर करना ताकि उनको भी पता चलेगा पेसिफिक रेजिस्टेंस और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो हम लोग कल ही मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय। और गणेश चतुर्थी के दिन चालू है, समझा ना, गणपति के दिन चालू है तो सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज के क्लास में इधर ही रुकते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।